मैं शिक्षक बनना है करके कभी सोचा नहीं था। बस सामाजिक रूप से देखा जाए तो हम लोगों की बहुत बुरी स्थिति थी। व्यक्ति जो है शिक्षाकर्मी है तो लड़कियां ही सीधे मना कर देती थी कि सरकार तो समय समय पर वेतनमान बढ़ाती थी, लेकिन बहुत सारी जोड़ियां उस आंदोलन के दौरान बनी। तो रब ने बना दी जोड़ी नहीं, आंदोलन ने बना दी जोड़ी हो गया ये तो। जब आप आंदोलन करोगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास में जयचंद भी होते हैं। सरकार से लड़ेंगे, सरकार बहुत पावरफुल होती है। मकड़ी के जाल थे, वहां हमको 6 लोगों को 6x6 के रूप में डाल दिया गया। बोले बहुत आंदोलन करने का तुमको शौक है, अब इसके अंदर रहो। हेलो एंड वेलकम टू द अमित शर्मा पॉडकास्ट। हमारे इस पॉडकास्ट को आप बहुत प्यार दे रहे हैं। हमने अलग अलग शख्सियतों से बात की है और हमने देखा है कि किस तरह से आपका रिस्पॉन्स आया है। आज आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाते हैं जो बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम कह सकते हैं कि ये गुरु हैं। जी हाँ, शिक्षक हैं, शिक्षाकर्मी वर्ग से आते हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये शिक्षक बने, संघर्ष की क्या कहानी थी, बहुत सारे आंदोलनों का ये हिस्सा रहे हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी का। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले जितने भी आंदोलन है उसमें आपने बहुत ज़्यादा हम लोगों को सहयोग किया और आपके माध्यम से ही सरकार तक बात गई, हमारे शिक्षकों तक बात गई और आज हम बहुत बेहतर स्थिति में पहले की अपेक्षा हैं। बिल्कुल, तो मैं बताना चाहूँगा कि वीरेंद्र भैया से संबंध जो है वो आज से नहीं है। लगभग 6-7 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और जब संविलियन के लिए इनका आंदोलन हो रहा था तब ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने इनके पूरे इस कैंपेन की थी। ईदगाह भाटा धरना स्थल पर ये जब बैठते थे और क्या संख्या थी कि एक बार तो सत्ता पक्ष भी काफ़ी हिल गया था। लेकिन इस संघर्ष के पीछे की कहानी कैसे शुरू हुई, और उसके पहले ये जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र दुबे शिक्षाकर्मी बनने से पहले शिक्षक कैसे बने। अमित जी, ऐसा है कि बहुत ही रोचक कहानी है। मैं सबसे पहले मेरी रुचि जो है खेती में थी। मैं खेती करने के लिए गांव गया था और गांव में जाकर खेती करता था। लेकिन ऐसा था, एक संयोग था कि मेरे गांव के बगल में ही नवोदय विद्यालय था। मैं दुर्ग जिले की बात कर रहा हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई। वहाँ पर मेरे को पता चला कि खेती करते करते कि कुछ वैकेंसी निकला हुआ है। मेरा MA इकोनॉमिक्स में कंप्लीट हो गया था और वैकेंसी निकला। मैं भी वहाँ गया, संविदा का पद था, वहाँ गया तो ऐसा संयोग हुआ कि मेरा वहाँ पर जॉब लग गया और मैं खेती करते करते ही वहाँ पर PGT इकोनॉमिक्स में संविदा पे काम करने लगा। और काम करते करते फिर ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ के जो प्राचार्य महोदय थे उन्होंने मेरे को कहा और कि आप B.Ed कर लीजिए। फिर मैं B.Ed करने के लिए रायपुर आया और लगभग 1 वर्ष सेवा देने के बाद में मैं रायपुर में B.Ed किया और वहाँ पर फिर B.Ed की अनिवार्यता प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नया नया राज्य बना था। सन 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, नया नया राज्य बना था। लेकिन B.Ed की अनिवार्यता शिक्षक पद में नहीं थी। जैसे कोई MBBS किया है डॉक्टर बनता है, कोई यदि LLB किया है वकील बनता है, लेकिन शिक्षक कोई भी बन जाता था। तो B.Ed वाले लोगों को उनकी योग्यता का उसका महत्व तो नहीं मिलता था। तो उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन 2000 में किया और वो छात्र अध्यापकों का आंदोलन था और उस आंदोलन के दौरान ही मुझे B.Ed BTI का पूरा प्रदेश अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और वो जो दौर जो शुरू हुआ, कारवां चलता गया, भीड़ बढ़ती गई और उसके बाद में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में B.Ed को शिक्षक पद के लिए अनिवार्य किया। उसके बाद में सन 2002 में संविदा शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन निकला। फिर मैं संविदा शिक्षक पद पे वहाँ चयनित हुआ, व्याख्याता के पद पे। और उसके बाद संघर्ष का दौर जो लगातार जो है शिक्षक पद में वह चलता रहा और आज हम बहुत बेहतर स्थिति में आज हैं। जी, तो जब आपकी ज्वाइनिंग हुई तब तो सिर्फ आप शिक्षक थे और ये बात कौन से सन की होगी भैया? 2002 की। 2002। तो उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था इसमें? नहीं, कंपटीशन तो शुरू से था, लेकिन क्या है कि सबसे मैं आपको रोचक कहानी इसीलिए है क्योंकि मैं शिक्षक बनना है करके कभी सोचा नहीं था। मैं गया था खेती करने के लिए, मेरे खेती में रुचि थी और उसके पहले उस समय मेरे को दूसरी रुचि जो थी वो सेना में जाने की थी कि सेना में मैं जाऊं। और उस समय मैंने NCC में एयर विंग में C सर्टिफिकेट में A ग्रेड से निकला। सोलो ग्लाइडिंग का मेरे पास लाइसेंस है और मैं पायलट बनने की कोशिश किया और उसमें मेरे को उसमें बहुत हद तक मुझे सफलता भी मिली। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी मैं शिक्षक बनूं और मेरा चयन भी हुआ और इंटरव्यू में जाकर
मेरी दिल्ली में चयन होने के बाद इंटरव्यू तक भी पहुंच गया था पायलट इसके लिए, लेकिन इंटरव्यू में भी मेरा चयन नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ गया और आज उसका नेतृत्व करते हुए आज पहले की अपेक्षा जब हमने शुरू किया था बहुत बुरी स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति थी कि वेतनमान कहा जाए 2, 2.5, 3 हज़ार से हमारा शुरुआत हुआ था। उस समय हमने सोचा कि चूंकि मैं बीएड बीटीआई का प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरे पास एक चैनल बना हुआ था, तो लोगों ने सीधे संपर्क किया, सर संविदा का सर्विस में कहीं ना कहीं हमारा शोषण है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमको ग्रुप बनाया जाए। और ग्रुप बनाकर हम इसमें एक जैसे हमने पूर्व में छात्र अध्यापक रहते हुए आंदोलन किया था, तो वैसे हम एक आंदोलन का रूप लेके एक काफ़ी अपना जो मांग है, समस्याएं हैं, उसको सरकार के समक्ष रखें। तो हम कह सकते हैं कि पायलट के तौर पर आपका चयन नहीं हुआ, तो जो होता है ठीक ही होता है, क्योंकि अगर वीरेंद्र दुबे पायलट होते तो शिक्षाकर्मी नहीं होते, और अगर शिक्षाकर्मी नहीं होते तो इतने जो शिक्षक हैं उनको संविलियन कभी नहीं मिलता। आपने बताया कि तनख्वाह 2.5 से 3 हज़ार थी। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, देखिए आप जब बैचलर थे 2.5 से 3 हज़ार तो बहुत होता होगा, लेकिन जब शादी करने जाते तो खर्चे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में क्या शिक्षकों को कोई अपनी बेटी ब्याह देता था? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया अमित जी। उस समय बहुत बुरी स्थिति थी और समाज में एक ऐसा प्रचलन में आ गया था कहिए, या लोगों की सोच बन गई थी कि यदि हम लड़की देखने के लिए जाते थे या लड़की वाले हमको देखने के लिए आते थे, जैसे ही उनको पता चलता था कि फलाना व्यक्ति जो है शिक्षाकर्मी है, तो लड़कियां ही सीधे मना कर देती थी कि इससे शादी नहीं करना, शिक्षाकर्मी मतलब बहुत निष्कृष्ट है, वेतन समय पे नहीं मिलता। इतना प्रचलन में आ गया था कि मुझे लगता है कि शिक्षाकर्मी के पद पे रहते हुए शादी बहुत गंभीर मतलब बोलना चाहिए, इतने मतलब उनको देखने एक नज़रिया, ऐसा नज़रिया था कि उस पद में रहते हुए बहुत अच्छी सोच समाज में नहीं थी, बहुत बुरी स्थिति थी। और मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण जानता हूँ जिसमें पूरा परिवार पसंद कर लेता था, जैसे ही लड़की को पता चलता था कि फलाना जो लड़का है शिक्षाकर्मी है, तो सीधे मना कर देते थे कि ऐसे लड़के से शादी नहीं करना, क्योंकि उनका वेतन 2, 2.5, 3 हज़ार है और वो भी समय में नहीं मिलता। 2-2, 3-3, 4-4 महीना जिनको वेतन कम वेतन वो भी समय में नहीं मिलता, तो ऐसे लड़के से शादी करने से क्या लाभ है। तो इतनी मतलब सामाजिक रूप से देखा जाए तो हम लोगों की बहुत बुरी स्थिति थी और बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर के आज इस बेहतर जगह में आज पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि एक तब का दौर था, एक आज का दौर है कि बस पता चल जाए शिक्षाकर्मी, तो मेरे ख्याल से ना तो बिल्कुल भी लड़की नहीं कहेगी। अच्छा, भाभी जी भी शिक्षाकर्मी हैं, तो ये आप लोगों की जो मुलाकात है उसके पीछे भी क्या कोई दिलचस्प किस्सा है, कहानी है? नहीं, वैसे मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कुछ विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है मैं कहूँगा कि संघर्ष के दौरान जब सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ते थे तो जनरली धरना प्रदर्शन स्थल में बहुत सारे शिक्षिकाएं वहाँ उपस्थित होती थी, और सरकार तो से लड़ाई लड़ते लड़ते तो ऐसा था कि सरकार तो समय समय पर वेतनमान बढ़ाती थी, लेकिन बहुत सारी जोड़ियाँ उस आंदोलन के दौरान बनी। और यह एक बहुत ही रोचक है, पूरे प्रदेश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए उसमें बहुत सारा शिक्षाकर्मी जो भी थे आपस में मिलते थे, जुलते थे, और वहाँ जोड़ियों का है, वहाँ पर जोड़ियाँ बनी और बाद में वो लोग शादी किए। और सरकार तो खैर वेतनमान, जैसे किसी का वेतन है 10 हज़ार है, सरकार तो तत्काल बढ़ाती नहीं थी, लेकिन 2 लोग मिलकर 20 हज़ार जरूर कर लेते। तो रब ने बना दी जोड़ी, नहीं आंदोलन ने बना दी जोड़ी हो गया ये तो। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। और उस दौर में एक दौर ऐसा चला कि शादी के लिए जहाँ बात होती थी तो बोलते थे सीधा, यदि शिक्षाकर्मी के बाद हम लोग पंचायत शिक्षक बने तो लोग जोड़ी बना बना कर अपना वेतन बढ़ाने लगे, और सरकार समय समय पर वेतनमान में परिवर्तन करती रही, लेकिन जोड़ी बना बना कर एक दौर ऐसा चला जिसमें लोगों ने इस तरीके से अधिकांश जोड़ियाँ जो हैं आंदोलन धरना स्थल में बना, इधर संघर्ष भी चलता था, जोड़ियाँ भी बनती थी, अपना वेतन भी बढ़ाते थे और सरकार भी समय समय पर वेतन बढ़ाती थी। क्या बात है, तो सारी चीजें प्रक्रिया में चलती रही निश्चित रूप से। अच्छा, आपसे ना एक चीज़ ये भी मुझे याद आ रही है कि हमने आपका आंदोलन कवर किया था 2017-18 के आसपास, जब भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो नींव है वो कहाँ से पड़ गई थी आपके आंदोलन की? हम कह सकते हैं कि लेट 90s में तय कर लिया था आप लोगों ने कि आंदोलन करना है, कि सन 2000 के बाद जब राज्य गठन हो गया था, अजीत जोगी जब पहले मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के, तब आप लोगों का पहला आंदोलन हुआ था। अमित जी, शिक्षक की जगह में शिक्षाकर्मी
का पद जो है 1998 से शुरू हो गया था, और उसके भी पूर्व मैं कहूँ तो 1995-96 में भी शिक्षाकर्मी के रूप में, गुरुजी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। और नियुक्ति का सिर्फ एक ही आधार था कि हम कम वेतन में शिक्षकों की नियुक्ति करें और उनका जो है कि उससे हम काम चलाएं। और उसमें शोषण बहुत ज़्यादा होता था। एक तो वेतन बहुत कम था, कोई किसी भी प्रकार का कोई सेवा शर्त सही तरीके से नहीं था, और समय पर वेतन भी नहीं मिलता था। किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र की नीति नहीं थी, ना ही हम नियमित थे, कभी भी हमको निकाल दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति निर्मित थी। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात आई कि भाई ऐसे शोषण से अच्छा है कि एक प्रजातांत्रिक तरीके से हम संघ बनाकर सरकार से लड़ाई लड़ें। और मुझे लगता है कि 1998 से जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद लगातार यह दौर चला। उसके बाद 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार के द्वारा शिक्षाकर्मी की नियुक्ति की गई। उसके बाद 2002 में संविदा शिक्षकों को नियुक्ति अजीत जोगी जी ने कर दिया। तो एक ग्रुप 1998 का शिक्षाकर्मी का ग्रुप हो गया। फिर 2002 में और ज़्यादा शोषण, संविदा जो नियमित नहीं थे संविदा शिक्षकों के रूप में लगभग 16,000 की नियुक्ति हुई। और इसी दौरान लगभग जो गुरुजी लोगों की नियुक्ति हुई, और एक ही छत के नीचे अलग अलग शिक्षक काम करते थे। एक परमानेंट शिक्षक थे जो हम लोगों को पढ़ाए हुए थे, जो नियमित शिक्षक कहलाते थे। दूसरे शिक्षक थे शिक्षा कर्मी जिनको नाम दिया गया। तीसरे शिक्षक थे संविदा शिक्षक थे। उसी दौरान जो है जन भागीदारी शिक्षक थे, तदर्थ शिक्षक थे। तो 4 से 5 टाइप के शिक्षक एक ही छत के नीचे काम करते थे। सभी का वेतनमान अलग, सेवा शर्त अलग, उनकी जो कुछ योजनाएं, जो कल्याण संबंधी योजनाएं, वह भी किसी भी प्रकार के शिक्षा कर्मियों को नहीं मिलती थी। तो कहीं न कहीं मन में रोष रहता था और ये पीड़ा रहती थी कि भाई हम भी सेम वही काम कर रहे हैं, सेम वही क्लास ले रहे हैं और पढ़े लिखे योग्य हैं, लेकिन हमको वेतनमान कब मिलता है। तो जो दौर 2002 से जो शुरू हुआ संघर्ष का दौर, मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ, वह लगातार आंदोलन हमारा जारी रहा। और एक बड़ा आंदोलन यदि हम देखें तो 2005 में पहला जेल यात्रा हुआ। जो संविदा शिक्षक रहते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया कि हमको शिक्षक का पद दिया जाए। और उस दौरान जो है, जून का मुझे याद है 2005 में, उस दौरान हमें जेल यात्रा हुआ, पहला जेल यात्रा। और उसमें लगभग मैं 7 दिन जेल के अंदर रहा। उसी समय जेल भी गए, और उस जो मेरे साथ साथ सैकड़ों हमारे जो संविदा शिक्षक साथी भी जेल गए। और उस दौरान जो है माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके समक्ष जो है हमारी बात सही तरीके से पहुंची और उन्होंने संविदा शिक्षकों का 1 मई 2005 को शिक्षाकर्मी में संविलियन किया। पहला हमारा आंदोलन का पड़ाव जो बोलना चाहिए, जो सफलता की ओर था, वह था संविदा शिक्षकों का शिक्षाकर्मी में पद परिवर्तन हुआ। यह 2005 की बात है। उसके बाद संघर्ष का दौर आगे चलता गया। 2008 में एक हमने बड़ा आंदोलन किया, उसमें फिर नया वेतनमान मिला। उसके बाद जो सबसे ऐतिहासिक आंदोलन था वह था 2011 का। फिर दूसरी बार जेल यात्रा हुआ, उसमें भी लगभग 8 दिन का जेल यात्रा था। उसमें हम लोगों को 10 आदेश रातों रात जारी हुए और बहुत सारे हमारे सेवा शर्त में, और एक समझिए एनपीएस में कटौती है, स्थानांतरण संबंधी कुछ नीतियां चेंज हुई और बहुत सारे हमारे नियम कानून में थोड़ा बदलाव आया। 10 आदेश हमारे पक्ष में आए और वो आंदोलन बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था। वो आंदोलन ऐसा आंदोलन था कि हमारे जो पुलिस अफसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी बोलते थे, यार इतने बड़ा समूह को आप लोग नियंत्रण करते हो, कैसे कर लेते हो? लोग एक फ़ोन में 10 से 20,000 50,000 लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं और पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जेल नहीं था जिसमें पूरा ठस ना भरा हुआ हमारे शिक्षकों से। तो बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था और आगे और आंदोलन हुए। जेल लेकिन भेजा क्यों जाता था? क्या इसलिए कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या कुछ और धाराएं जोड़ दी जाती थी कि प्रोटेस्ट के साथ बलवा मचाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं? क्या कुछ मतलब इसके पीछे एक दलील दी जाती थी प्रशासन की ओर से? अमित जी, जब आप सरकार से लड़ेंगे, सरकार बहुत पावरफुल होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ ऐसी रहती हैं कि आपकी भावनाओं को दबाएं और उसके लिए वो आपको तोड़ना चाहती है और आपको हर मोर्चे में कई प्रकार के प्रोपेगेंडा वो अपनाती है कि इनके आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। तो पहला चरण तो उनका रहता है कि उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए और जेल में जाने के बाद ये कहीं न कहीं नरम पड़ेंगे और अपनी मांगों से पीछे हटेंगे, तो डर पैदा करने की कोशिश करती है। तो ये डर पैदा करने के लिए उन्होंने ये सब, वो उनके हथकंडे हैं समझिए। तो मुझे लगता है कि आंदोलन के दौर में बहुत सारी चुनौतियां आती है और ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारे भ्रम फैलाती है इनके बीच में, इनके बीच में
2 फाड़ हो गए, 3 फाड़ हो गए, इतने गुटबाजी सारे हो गई। लोगों ने, इतने सारे लोगों की स्कूलों में जाके ज्वाइनिंग कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपका मॉरल को डाउन करती है वो। कुछ लोगों को जेल में डाल देगी, कुछ लोगों को एफआईआर दर्ज करेगी, कुछ लोगों को निलंबित करेगी, कुछ लोगों को बर्खास्त करेगी। लेकिन हमारे जो शिक्षाकर्मी साथी है इन सब चीज़ों से इतने मतलब लड़ते लड़ते इतने माहिर हो गए थे कि इन सब चीज़ों को उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यही कारण है, मैं पूरे भी जितने भी आंदोलन हैं उसमें जो सफलता का पूरा श्रेय दूंगा आम शिक्षाकर्मियों को कि आम शिक्षाकर्मियों के बदौलत लाखों की संख्या में आम शिक्षाकर्मी जब सड़क में उतरते थे, हम लोग सिर्फ नेतृत्व करता थे, हम लोगों ने ईमानदारी से सरकार तक बात पहुंचाई और सरकार को लगा कि हाँ सचमुच में लोग ईमानदार हैं। इतने 45-47 डिग्री सेल्सियस में भी ये लोग ऐसे धूप में आंदोलन कर रहे हैं, भारी बरसात में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारी महिला जो शिक्षिकाएं थी वो लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि इनकी पीड़ा जायज़ है। जब सचमुच में एक ही छत के नीचे यदि ये लोग काम कर रहे हैं तो इनके वेतनमान में सुधार किया जाए। और समय के साथ साथ वेतनमान में हमारा चरणबद्ध तरीके से सुधार होता गया और 2011 के आंदोलन में हम लोगों को पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर स्थिति में हम लोग आए। उसके बाद 2012 का जो आंदोलन है वो तो बड़ा ऐतिहासिक रहा, जो सप्रेसाला का मैं बोलूँगा शिक्षक वो आंदोलन ना हो कि एक कुंभ था, शिक्षकों का कुंभ था जो लगभग 38 दिनों तक चला। और वह आंदोलन जो है वो मुझे लगता है कि रायपुर के इतिहास क्या पूरे छत्तीसगढ़ में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में वैसा आंदोलन लगातार बड़ा अनुशासित तरीके से लगभग 40 से 50 हज़ार लोग एनी टाइम रायपुर के सप्रेसाला मैदान में डटे रहते थे। सरकार के द्वारा कई तरीके से हथकंडे अपनाए गए उस आंदोलन को तोड़ने के लिए। हम लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने वाली भी खबरें फैली, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया वो भी खबरें फैली, कुछ लोगों को निलंबित बर्खास्त करने की खबरें भी फैली। और उस आंदोलन में मुझे याद है कि जो बड़े यूनियन लीडर उसमें सबसे पहले मुझे बर्खास्त कर दिया गया था उस आंदोलन में, और धीरे धीरे करके सबको बर्खास्त किया गया था। कहीं न कहीं ये था कि भाई ये नरम पड़े और हमसे समझौता करे और आंदोलन से पीछे हटे। लेकिन हम दोनों लोगों ने आंदोलन से उस समय पीछे नहीं हटा। और उस समय सबसे बड़ा हम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया हमारे लिए 2012 का आंदोलन के बाद 2013 में 6वां वेतनमान के समकक्ष वेतन लागू हुआ। उससे हमारे जीवन स्तर में बहुत बदलाव आया। जो शिक्षाकर्मियों के लिए बोलना चाहिए, जो लड़के उनके लिए लड़कियाँ नहीं मिलती थी, शादी के लिए लड़कियाँ तैयार नहीं होती थी, उस समय फिर बोलने लगे कि नहीं आप अब हम शादी के लिए जो है नई पीढ़ी जो आई उनके लिए ऑटोमेटिक एक रिश्ता बनना शुरू हुआ। एक और सम्मान भी मिला। लोग जो हैं कुछ जो जिनके पास थोड़ा बहुत स्थिति अच्छी थी वो लोग ज़मीन लेना शुरू किए, कुछ लोग मकान लेना शुरू किए, कुछ लोगों ने कार भी लिया। उससे पहले पूर्व की स्थिति बहुत बुरी स्थिति थी। हर तरीके से हम लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। यहाँ तक कि व्यापारी हमको राशन भी देने के लिए पीछे हटते थे कि इनका कोई ठिकाना नहीं है, वेतन भी समय में नहीं मिलता, तो राशन भी हमको नहीं मिलता था। वो भी व्यापारी देखता था कि ये फिर मांगने के लिए आया है, क्योंकि वेतन जो है 4, 5, 6 महीने में हमको मिलता था। तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ। हम लोगों की स्थिति थोड़ी बेहतर 2013 के नए वेतनमान में हुई। और आगे क्या जो वेतनमान में जो सुधार भी होता गया। और 2017 2012 फिर 2017 तीसरी जेल यात्रा, जिसमें हम लोगों को जीवन में मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक आंदोलन में हम लोगों को जीवन पूर्णतः हम लोग जो मांग कर रहे थे, जो 1998 से जो हमारी मूल मांग थी कि हमको शिक्षकों के समकक्ष वेतनमान दिया जाए, समान काम समान वेतन समान विभाग, वो हमको 2017 के बड़े आंदोलन में, जिसमें जेल यात्रा वो भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था। और उस आंदोलन में आरोप प्रत्यारोप भी कई प्रकार के लगते हैं, सरकार लगाती है, आलोचनाएं भी बहुत होती है। और हमेशा याद रखिए अमित जी, आप तो खैर पत्रकार हैं, कई तरीके से ऐसे आंदोलन को आपने बहुत करीब से देखा है कि जब आप आंदोलन करोगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास में जयचंद भी होते हैं, है ना, सरकार के तंत्र अलग काम करते हैं आपको डैमेज करने के लिए। इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत चलती है, कई बार बहुत चलती है। और उसमें भी आपको बेहतर तरीके से कुशल रणनीति से आपको सफल होना है। तो 2017 के आंदोलन में हमको जो सफलता मिली वह हमारी अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। हम लोगों का मूल विभाग में सीधे सीधे सब विलयन हुआ और हम लोगों को शासकीय शिक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ। 1 जुलाई 2018 को हम शासकीय शिक्षक बन गए। तो हमारी एक बहुत बड़ी लड़ाई, हमने उस लड़ाई को आम शिक्षाकर्मियों के
एकता के बदौलत, उनकी एकजुटता के बदौलत उसमें हम सफल हुए। और इसके लिए कई प्रकार की हम लोगों ने पुरानी जो लड़ाई लड़े उसका हमको लाभ भी मिला, रणनीतियाँ हम लोग जो बनाए थे उसमें भी लाभ मिला, और आज हम लोग पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन अभी भी हमारी कुछ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम, जैसे हम अभी चाहते हैं कि हम सफल जरूर हुए लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं। प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारे सेवा अवधि का गणना करते हुए क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए, और पुरानी पेंशन, इस बीच में हमारे लिए पेंशन भी लागू हुआ जो 2018 के बाद, पहले तो एनपीएस था 2012 में जो मैंने पहले ही बताया था आपको, और पुरानी सेवा अवधि की गणना किया जाए, क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए, वर्ग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए। तो ये सब जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हमारी, ये अभी भी है जिसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब ये आपका संविलियन हुआ 2018 में, तो उस समय क्या ये इन मांगों को लेकर आपने सरकार को उस वक्त भी अवगत कराया होगा, तो क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, सरकार का रिस्पांस तो हमेशा सरकार यही चाहती है कि हमारा जो बजट है उसमें वेतन के लिए, शिक्षकों के लिए या अन्य कर्मचारियों के लिए ज़्यादा ना जाए। चाहे डीए का मांग हो, ये तो हम नियमित होने के बाद डीए की स्थिति में पहुँचे हैं, लेकिन उनका एक ही उपदेश रहता है कि हम अपनी बचत कितना कम से कम कर सके, हर सरकार का वो रहता है। लेकिन उस समय जो हमने विषय को रखा था, हमको एक ही चीज़ समझ में आया इस संघर्ष के दौर में, आपकी मंजिल जरूर बहुत दूर है लेकिन आप चरणबद्ध तरीके से आपको सफलता जो मिलता है उसको आपको ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक यदि आप देखेंगे, मेरा अपने आंदोलन के पूरे आंदोलन का मुख्य जो एक प्रकार से समझिए कि लक्ष्य जो रहा, लक्ष्य तो सिविलियन ही रहा, लेकिन हमने जो चीज़, जैसे सरकार ने समय समय पर जो परिवर्तन जो हमारे लिए लाभकारी शिक्षक हित में था उसको हमने एक्सेप्ट किया, कभी भी मना नहीं किया, एक्सेप्ट करते गए, आगे बढ़ते गए, एक्सेप्ट करते गए, आगे बढ़ते गए। और मैं फिर दावे के साथ कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो शिक्षक लोगों ने जिस तरीके से शुरुआत से, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, शिक्षा गारंटी से शुरुआत से जो आज स्थिति में जो है, वैसे किसी ने आज तक वैसे ना आंदोलन किया, न ही कोई आज वैसे बेहतर स्थिति में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये स्थिति हम लोगों की तभी बनी जब हमने एकजुटता से संघर्ष किया और ईमानदारी से हमने वहाँ पर नेतृत्वकर्ता होने के कारण हमने ईमानदारी से पक्ष शासन के समक्ष, और एक कंसिस्टेंसी, मतलब एक जो लगातार आप लोग बैठते रहे आंदोलन में, ये एक था कि आप लोगों ने उसे टूटने नहीं दिया उस क्रम को, कि मांगे पूरी नहीं हुई, आपने बात की, फिर नहीं हुआ, तो फिर हमने समाज को भी कन्विंस करने का कोशिश किया, समाज का भी हमको सपोर्ट मिला, जो विपक्षी दल है उनका भी हमको सपोर्ट मिला सरकार के साथ साथ। तो अच्छा, इससे मेरे को एक और सवाल आ रहा है वीरेंद्र जी, कि उस समय कांग्रेस तो विपक्ष में थी, लेकिन जब सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद क्या वही रवैया था विपक्ष के तौर पर जो था कांग्रेस का, या फिर उसमें कोई तब्दीली आपने देखी जब आप अपनी मांगों को लेकर उनके पास गए होंगे? अमित जी, 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार जो कांग्रेस की थी, उन्होंने ही शिक्षाकर्मी की जगह शिक्षक की जगह शिक्षाकर्मी पद का सृजन किया। और 2002 में अजीत जोगी की सरकार थी, उसने और बुरी स्थिति पैदा करते हुए शिक्षाकर्मियों को भी संविदा बनाया। और उसके बाद में लगभग 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। जो हमारा संघर्ष का जो मैक्सिमम दौर था वो भाजपा की सरकार के समय था, और भाजपा के सरकार में हमने बहुत हद तक अपनी मांगों को पूरा कराने में हम सफल हुए। हाँ, उसके बाद जब पुनः जो 2018-19 के चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार बनी, तो हमारी मांगे जो बची थी, शेष रह गई थी सिविलियन के बाद, उसको शेष जो हमारे बचे हुए जो शिक्षाकर्मी थे उनको भूपेश सरकार ने सिविलियन किया। और उनके समय की एक बड़ी उपलब्धि हमारी रही कि पुरानी पेंशन बहाली, पूरे भारत देश के लगभग 50 लाख अधिकारी कर्मचारी जो है, वो आज की डेट में उनकी मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन उसको मिलना चाहिए। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बना रहा जो राजस्थान के बाद सेकंड नंबर का राज्य रहा जिसको भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल किया। लेकिन वो भी अभी किसी भी प्रकार के पूर्ण रूप से हमारे लिए लागू नहीं है। कुछ उसके लिए नियम और शर्तें जो हैं उसमें रोड़ा अटका रही हैं, जो उसमें बोलना चाहिए जो पहले जमा है, जो हमारा शर्तों के तहत पैसा जमा है तो वो है, लेकिन पुरानी पेंशन लागू सरकार भूपेश सरकार ने किया। ये हमारी उस समय की विशेष उपलब्धि रही बात डीए के लिए जो लड़ाई है जो पूर्व सरकार में थी, उस समय हम लोगों को डीए की लड़ाई आज भी लड़नी पड़ रही है, पहले भी हमने लड़ा।
और पहले जो चाहे बीजेपी की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, हर सरकार का अपना उद्देश्य रहता है कि हमारी जो अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जो है हम अपने लिए बचाए, कर्मचारियों को वेतन के लिए ना जाए, ये सरकार का रहता है। लेकिन वो उन सब मामलों में भी हम समय समय पर आंदोलन करते हैं। अभी फिर हमारा आंदोलन फिर में अभी आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहे होंगे कि युक्तिकरण की एक बड़ा हमने अभी अभियान छेड़ा था कि युक्तिकरण सरकार के द्वारा जो लाया गया है उसमें कहीं ना कहीं एक साजिश थी और सेटअप्स के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था। इसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया। और इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, सचिव महोदय से हमारी बातचीत हुई, हम यूनियनों को सचिव महोदय के बुलावे में, सिद्धार्थ कोमल परदेसी सर के बुलावे में हमको वहाँ पर उनके साथ बैठने का अवसर मिला, बात रखने का अवसर मिला। उससे पहले DPI मैडम दिव्या मिश्रा जी ने हमको बुलाया था, तो वहाँ पर हमने ये बात रखा था कि जब तक आप पूरे प्रदेश के प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं, मिडिल HM हैं, शिक्षक हैं, प्राइमरी HM है, उनकी पदोन्नति नहीं करते तब तक युक्तिकरण की प्रक्रिया को स्थगित आप कीजिए। और यदि इन पदोन्नतियों को आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत हद तक इन समस्याओं का हल किया जा सकता है। दूसरा हमारी मांग था, पहला तो पदोन्नति करने का था, दूसरा हमारी मांग सचिव महोदय के समक्ष था कि 2008 का जो सेटअप बना हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, क्योंकि जो नए स्कूल जो बाद में नए स्कूल 2008 के बाद में 2015 के बाद में जो खुलने लगे उसमें कॉमर्स का पहले 2008 में 2 पद था, उसको कुछ स्कूलों में 1 पद कर दिया गया। संस्कृत के पदों को जो है समाप्त कर दिया गया RMSA स्कूल के तहत जो है। और उसके साथ साथ जो लैंग्वेज शिक्षक हैं उनको जो छात्र के अनुपात में, जैसे हिंदी हो गए, अंग्रेजी हो गए और आपके संस्कृत हो गए, ऐसे शिक्षकों की संख्या जो छात्र अनुपात में इसको बढ़ाया जाए, ये हमारी मांग थी, जिसको सरकार ने सुना और फिलहाल इसको स्थगित किया। हमारा यही कहना था कि प्राइमरी स्कूल का जो न्यूनतम सेटअप है 60 बच्चों में, वो पहले 2 शिक्षक 1 HM था, उसको फिलहाल उन्होंने 1 शिक्षक और 1 HM कर दिया। 105 तक के बच्चों की संख्या में पहले 4 शिक्षक और 1 HM था, उसको 3 शिक्षक और 1 HM कर दिया। इन सब मांगों को लेकर कॉमर्स के शिक्षक है, संस्कृत के शिक्षक, इनको किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ न किया जाए, इन सब मांगों को लेकर हमने एक निवेदन किया था जिसको सरकार ने स्वीकार किया। और यदि बिना पदोन्नति किए सरकार फिर युक्तिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी तो फिर हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। ठीक है, अब शिक्षकों पर बहुत बात हो गई और लगातार आंदोलन की चर्चा हम करते ही हैं, लेकिन जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जैसे सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, क्या मानते हैं सब कुछ बेहतर है आज की शिक्षा प्रणाली में या कुछ बदलाव की आवश्यकता बतौर शिक्षक आप देखते हैं? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। हमारा भी ये कहना है कि भाई एक संघर्ष का दौर था, उस समय हम लोग, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं था, वेतनमान बहुत कम थे, सेवा शर्त में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुधार किया है। आज हमारे लिए बहुत सब कुछ जो शासकीय शिक्षकों को मिलता है सब कुछ लागू हो गया है और हम बेहतर शिक्षा देने के लिए हम आज प्रतिबद्ध हैं। और हमको इसको देने के लिए जो है सरकार को भी समय समय पर सुझाव हम देते रहते हैं और समय समय पर सरकार के द्वारा प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चलाया जाता है। नवाचार हम लोगों के द्वारा किया जाता है कि बच्चों को कैसे नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जाए, खेल खेल में पढ़ाया जाए। तो जितने भी ऐसे उपाय हैं जिसको बच्चे आसानी से ग्रहण करें वो हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। और हम तो, हमारे मन में यही भावना है कि छत्तीसगढ़ को हमको पूरे भारत में एक बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता वाली जगह पे ले जाना है, ताकि भारत देश में पूरा उनका एक ऐसा स्थान रहे कि अंडर 3 में रहे कि छत्तीसगढ़ में यदि शिक्षकों को शासकीय शिक्षक का दर्जा दिया गया है तो उन्होंने कमाल भी किया है और बहुत बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हुए आज हमको हमारे बच्चों को बहुत अच्छी पोजीशन में ले आए हैं। ये हमारा प्रयास है और आगे और जारी रहेगा और इसके लिए हम सरकार को से पूरी तरीके से सरकार को मदद भी करते हैं, सहयोग करते हैं कि भाई आपके द्वारा हर वो योजनाएं जो बेहतर शिक्षा देने के लिए है वो हम उसको स्वीकार करते हैं और उसमें हर जगह हम शामिल होकर सरकार का बराबर सहयोग करते हैं। इतने बच्चों के आप गुरु हैं, शिक्षक है, लेकिन कोई ऐसा गुरु जिन्हें आप मानते हो आज भी कि यदि वो जीवन में नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता? तो मैं तो सबसे बड़ा गुरु यही मानता हूँ अमित जी कि मैं कभी भी प्लानिंग ऐसा मेरा कुछ नहीं था जी, कि चलता गया, कारवां बनता गया, सफल होते गए। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मेरा जो पढ़ाई करने के बाद मैं सेना में जाकर सेना में सेवा देना चाहता था और एक अच्छे मन और एक अच्छे उपदेश से मैं, चूँकि हमारी पैतृक ज़मीन थी, खेती करने के लिए
गया। मेरा ग्राम खुरसुल है, जो विकासखंड दुर्ग जिले में है, और दुर्ग ही विकासखंड है। वहाँ मैं खेती करने गया। बगल का नवोदय विद्यालय ने मेरे जीवन को संवारा, और वहाँ के जो प्राचार्य महोदय जी मुझे मोटिवेट किए कि भाई आप खेती कर रहे हो, पढ़े लिखे लड़के हो, और यहाँ पर यदि आके आप संविदा में सेवा देते हो, तो 1 वर्ष में जो मैंने पीजीटी नवोदय विद्यालय में जो सेवा दिया, उसके बाद उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दिया, समझिए, कि आप बीएड कर लीजिए। आप बीएड करेंगे तो आप एक अच्छे शिक्षक साबित हो सकते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय में आपकी सेवा बहुत अच्छी है और आप अच्छा सेवा दे रहे हैं। बिना बीएड के आप इतना अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो चूँकि संविदा में हमारा जो है सेवा शुरू हुआ था, एक ज़िंदगी का पहला जॉब समझिए, तो बीएड करने के बाद वहाँ पर एक सहयोग बना, बीएड बीटीआई के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उसके बाद संविदा शिक्षक में भर्ती हो गई। तो उसके बाद शिक्षा का क्षेत्र जो है, मुझे लगता है कि बेहतर है, एक रोचक है, रोज नया रोमांच रहता है। बच्चों के समक्ष जो है उपस्थिति, नए बच्चों को भी रोचक जानकारियाँ मिलती हैं, हम लोग को भी लगातार ज्ञान हम अर्जित करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो होता है अच्छा होता है। बिल्कुल, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि अगर पायलट आप बन गए रहते तो शिक्षक नहीं बनते, शिक्षाकर्मी नहीं बनते, और फिर इतना एक बड़ा आंदोलन और इनकी मांगों को पूरा होता हुआ शायद ही हम देख पाते, फिर बहुत वक्त इसमें लगता। एक शिक्षक नेता के तौर पर वीरेंद्र जी, सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं अपनी? सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम लोग आज बिना भेदभाव रहित शिक्षक हैं, और जो भेदभाव जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में पैरा शिक्षक के रूप में जो शुरू हुआ था, उसको हमने छत्तीसगढ़ में समाप्त करने में सफल हुए। क्योंकि पैरा शिक्षक ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरे देश में अभी भी कुछ जगह चल रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर, चाहे वो बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, जहाँ शिक्षा मित्र कहा जाता है। हम लोगों ने यहाँ पर जो एक छत के नीचे काम करने वाले 4 से 5 प्रकार के जो शिक्षक थे, उसको हमने समाप्त करके आज पूरे लोगों को शासकीय शिक्षक बनवा दिया। नई वैकेंसी भी शासकीय शिक्षकों की निकल रही है। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं मिलती, क्योंकि यदि हम लोग वहाँ कमज़ोर रहते तो आज नए जो शिक्षकों की, सहायक शिक्षकों की और व्याख्याता की जो वैकेंसी निकल रही है, ये वैकेंसी नहीं निकलती। जो नए बेरोजगार हैं उनके लिए भी बेहतर रास्ता हमने बना दिया, और हम तो सेवा दे रहे हैं। वो हमारी अब एक ही सपना है कि छत्तीसगढ़ को हम बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दें। और इस संघर्ष के दौरान कई बुरे दौर भी हमने देखे। कई बुरे दौर के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ स्मरण आ जाता है इस संघर्ष के दौरान। 2011 के आंदोलन में जब हमको जेल में डाला गया, तो जेल में हमारे विचारधारा, हमारी क्रांतिकारी जो वहाँ की जो नारा जो हमारे बीच में लगता था, उस दौरान हम लोगों की आक्रामकता को देखते हुए शासन के द्वारा हमको 2011 के आंदोलन में हमको 6x6 के एक छोटे से सेल में, और उसमें भी 1.5x6 में सेप्टिक था, उसमें हमको बंद कर दिया गया। और उस कमरे में पूरे चारों तरफ जाला। और उस दौर मुझे याद है, नवंबर दिसंबर का दौर था। वो जो माहू कीड़ा होता है हरा वाला, वो पूरा कमरे के अंदर में था, और पूरा धूल जमा हुआ था, और पूरे तरफ से मकड़ी के जाल थे। वहाँ हमको 6 लोगों को 6x6 के रूप में डाल दिया गया। बोले बहुत आंदोलन करने का तुमको शौक है, अब इसके अंदर रहो। अच्छा, और कितने दिन थे आप लोग? वो वहाँ हम लोग उस सेल में तो हम लोग 4 दिन रहे, लेकिन वो जो दौर है हम लोग को तोड़ने की इतना प्रयास किया गया कि हमारे बीच के कुछ साथी रोते भी थे, और नेता जैसे लोग रोते थे। बच्चों का याद आता था, किसी को अपने आर्थिक स्थिति को कुछ सरकार कर देगी क्या करके। सचमुच में वो दौर ऐसा था। उसमें भी हम लोगों ने वो 4 दिन को वहाँ निकाला विशेष सेल में, कि लेकिन हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। तो आज जो हम जहाँ पर हैं वो ऐसे ही नहीं है। बहुत से यातनाएं झेली हैं, बहुत सारी हमारे निलंबन, बर्खास्त, जेल यात्रा, गिरफ्तारी, एस्मा भी हमारे ऊपर 2011 में लगाया गया था, और अंत में ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ झेल के आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि संघर्ष जो है, बोलते हैं जितना तपेगा सोना उतना ही चमकेगा, वो स्थिति हमारी है। और आज जो यहाँ पहुँचे हैं, भले लोगों को त्याग तपस्या जो हम लोगों ने किया है, और हम लोगों ने किया मतलब सभी जो पुराने जो शिक्षक हैं, जो हम लोगों का साथ दिए हैं, उन लोगों ने मिलकर जो किया है, उसी के बदौलत आज ऐसा है कि नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है। और आज हम लोग बहुत पहले की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है, और इसको और बेहतर करना चाहते हैं।
तो कहा भी गया कि वो गुलाब बनकर खिलेगा क्या, चिराग बनकर जला ना हो। तो चिरागों की तरह ये जलते रहे, पूरा संघर्ष इन्होंने किया और हम कह सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत अच्छी नींव इन्होंने स्थापित कर दी, क्योंकि अगर इनका संघर्ष नहीं होता तो शायद ये जो बेहतर स्थिति आज शिक्षकों की है, शिक्षा कर्मियों की है, वो ना होती। तो अब ये पॉडकास्ट लगभग खत्म होने वाला है वीरेंद्र जी, और शिक्षक दिवस भी है। कोई खास संदेश जो इस मौके पर आप देना चाहें? मैं पूरे प्रदेश के शिक्षकों को यही संदेश देना चाहूँगा, ठीक है संघर्ष आपकी अपनी जगह है, लेकिन आप बच्चों को, जो हमारा छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा ऐसा अंचल है जो ट्रैवल क्षेत्र है और दूरस्थ अंचल जो है, गांव एरिए हैं, और ग्रामीण बच्चे जो हैं वो बेहतर शिक्षा उनको देने का पूरा भरपूर प्रयास करें, अच्छे से अच्छा उनको शिक्षा मिले, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह एक, जो हम लोग कहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ी में कहूँगा जैसे सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया जैसे हमन किथन, वो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तभे बनी जब गांव के लइका है बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर ही हमन बढ़िया शिक्षा देबो, समय में स्कूल पहुँचबो और समय में स्कूल से निकलबो और अच्छा शिक्षा देबो, तभे हमार छत्तीसगढ़ है सबले बढ़िया बनी। और सबले बढ़िया बने बर हमला तरह तरह के उमला और अन्य पढ़ाई के साथ साथ ऐसे बहुत सारा ऐसे डांस है, गाना है और ऐसे ऐसे अवसर आते जिसमें वो मतलब सिखाना भी है कि भाई तुमन अभी खेल में है, सांस्कृतिक प्रोग्राम में वो में तुमन आगे बढ़ो, ताकि दूसरा राज्य मन से हमन आगे निकलन। तो ये मोर संदेश है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा पूरा प्रदेश का हमारा दायित्व बनते। प्रदेश के शिक्षक मन के, गुरुजी मन के, जेल मास्टर जी की थे, वो मन अच्छा से अच्छा शिक्षा देना और छत्तीसगढ़ ला प्रथम श्रेणी में पूरा भारत में पहला स्थान में लान, जब शिक्षा में छत्तीसगढ़ के नाम अव्वल रहा है। और हम भी अपन आप ला गर्व महसूस करन कि हमारे पढ़े हुए लड़का आज पूरा छत्तीसगढ़ सरकार के नाम ला रोशन करत है, यहाँ के समाज के नाम ला रोशन करत है, परिवार के नाम ला रोशन करत है, गांव के नाम ला रोशन करत है। ये हमला हमारे यही प्रयास है, यही सपना है जिला प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षक का पूरा कर सकत है। तो बिल्कुल, और इन 2.25 लाख शिक्षकों को लीड करने में वीरेंद्र भैया का जो योगदान है उसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस पॉडकास्ट के लिए समय देने के लिए। और एक संघर्ष की दास्तां हमने जानी, क्योंकि कई बार हमने कवर तो इनके सारे आंदोलनों को किया है, लेकिन इसकी नींव कहाँ से पड़ी, किस तरह की पृष्ठभूमि रही, आंदोलन हुए, लेकिन बैकग्राउंड में जो संघर्ष था जो कि कैमरे के सामने नहीं आ पाया, वो भी आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि आपने पहली बार एक आंदोलन से हट के आज चर्चा किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी अमित शर्मा पॉडकास्ट। थैंक यू।